नमस्कार दोस्तों। देश में चल क्या रहा है? देश की यदि बागडोर मजबूत हाथों में है तो नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? और यदि भाजपा परिवारवाद की राजनीति नहीं करती तो परिवारों को लेकर के वो इतनी कीन क्यों? और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलितों का शोषण करने के लिए हर साजिश रचती है, यह वह मानती क्यों नहीं? जी हाँ, ये सारी चीजें मौजूद हैं और इसी पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को ऐलान करने दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। बार बार अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश देते हैं और लगातार ट्रंप के आगे सरेंडर करते हैं। जब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते की बात कही तो पीएम मोदी सबसे पहले कूदकर उनकी प्रशंसा में बार बार लिखने लग गए, बार बार लिखने। जी हां, ये राहुल गांधी ने कहा और इस चीज को आप नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अब यहां आता है कि अच्छा तो यह कि 51 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 51 बार, यानी 51% हो गया। 100% होता है तो 51 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने भारत को डांट कर धमकाकर सीज फायर कराया था, ऑपरेशन सिंदूर। और उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, भारत एक महान देश है, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी महान व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद है मोदी शरीफ मिलकर अच्छे से रहेंगे। और जब वो ये कहते हैं तो साथ खड़े हुए शरीफ सिर हिला देते हैं। जी, नरेंद्र मोदी लेकिन वहां जाते ही नहीं है डर के कारण। क्यों? इंटरनेशनल फोरम पर बात हो रही है, वहां जाने से डर रहे हैं जहां ट्रंप मौजूद है, क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप वहां पर सरेआम मुंह पर बेइज्जत करेगा और वो कुछ नहीं कह पाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट मोदी का नाम लेकर के बोला कि मोदी ने वायदा किया था कि रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। पूरी दुनिया में यह वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा अब निश्चित रूप से यदि वो गलत कह रहा है तो नरेंद्र मोदी को भी आना चाहिए और अपना वीडियो पोस्ट करना चाहिए कि नहीं मिस्टर ट्रंप, आप मेरे दोस्त हो सकते हैं, अमेरिका एक अच्छा देश हो सकता है, लेकिन अमेरिका को यह हक नहीं कि हमारे देश की बेइज्जती करे और आपको भी हक नहीं कि हमारे देश की बेइज्जती कीजिए। मुझे महान बोल के आप देश की बेइज्जती नहीं कर सकते। हम आपके आगे ना तो झुके हैं, ना सरेंडर किया है, ना हमारी आप नीतियां तय करें। और आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने सीज फायर कराया, आप झूठ बोल रहे हैं कि हमने तेल खरीदना बंद करने की बात कही। जब वो ये बयान देते हैं तो नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं करता। नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है कि वो घिघी बांधे होते हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप किसी बात पे ट्वीट कर देते हैं तो उसके आगे बिछ जाते हैं, जैसे बस दुम हिलाते हुए आप देखते हैं घर में, उसी तरीके से वो बिछे हुए दिखाई देते हैं। अब आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही तो इसका वो सबूत भी मौजूद है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनवरी से लेके अगस्त तक के बीच में जो वो तेल खरीद रहे थे रूस से, वो 10% कटौती कर, यानी 10%
तेल कम खरीदने लगे, और जब ये तेल कम खरीदने लगे तब ट्रंप की बात यह भी साबित हो जाती है, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वायदा किया है धीरे धीरे वो ये ना के बराबर पे ले आए। तो अब आप समझ लीजिए, जब इस तरह से कहते हैं तो राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही साबित होती है। राहुल गांधी ने जो इसका बताया था ये आप समझ लीजिए, मोदी ने ट्रंप का यह फैसला लेने और ऐलान करने की इजाजत दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये भारत पाकिस्तान सीज फायर जैसा है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि ट्रंप ने मोदी की नहीं देश की तौहीन की है, फिर भी मोदी ट्रंप को बार बार बधाई देते हैं, पैगाम भेजते हैं, प्रशंसा करते हैं। वित्त मंत्री का अमेरिका दौरा रद्द नहीं किया गया, और तो इस तरह से है। और इसके बाद मोदी डर से, शर्म से अल शेख नहीं गए जहां ट्रंप भी मौजूद थे। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी उसने 51वीं बार बोल दिया है, नाम लेके बोला है, तो साहब नरेंद्र मोदी नाम लेके जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि राहुल गांधी ने बताया था कि भारत की विदेश नीति असल में वाशिंगटन में तय हो रही, विदेश में तय हो रही है। बात उन्होंने संसद के भीतर कही थी, और उन्होंने संसद में ही कहा था नरेंद्र मोदी सिर झुका के ट्रंप की हर बात मानेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नस वो दबाए हुए। जी हां, यही आज दिखाई दे रहा है। जब इधर तो ये है, उधर आप देखिए चीन को जब ट्रंप धमकाने की कोशिश करते हैं, 100% टैरिफ लगाते हैं, तो चीन क्या जवाब देता है वो भी समझ ली, किस तरह से जवाब देता है। क्योंकि वहां गोबर, गौमूत्र और राष्ट्रवाद का ड्रामा नहीं होता है, इसलिए वो जवाब देता है और कहता है, ट्रंप को नाम लेके कहता है, अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग होगी, अगर चीन को खत्म करना चाहते हो तो चीन अमेरिका को खत्म कर देगा, अगर परमाणु जंग चाहते हो तो परमाणु जंग के लिए चीन तैयार है। आगे चीन ने इसके बाद कहा कि हमारे पास भी 61 मिसाइल हैं, इन मिसाइल में 60 परमाणु और 1 हाइड्रोजन बम, 20 मिनट में हम अमेरिका को खत्म कर देंगे। अब आप सोचिए, इतनी कड़े ढंग से चाइना अमेरिका को ताकीद कर देता है। अमेरिका धीरे से हिलता है, कभी भी उसने ये नहीं कहा चाइना ने कि हम विश्व गुरु हैं, कभी ट्रंप ने नहीं कहा हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारे विश्व गुरु जो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, मजबूत हाथों में है देश, वो इतना डरे होते हैं कि सरेंडर कर देते हैं। तो अब आप समझिए, जब इस तरह सरेंडर करते हैं तो अपने आप में यह आता है कि यही हो रहा है। तो यह बिल्कुल सही राहुल जी ने कहा कि भारत सरकार जो निर्णय लेती है उसकी घोषणा वाशिंगटन से होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बताते हैं कि भारत क्या निर्णय लिया है। 10 मई 2025 आपको याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया कहा, और उन्होंने जैसे सीज फायर कहा उसके आधे घंटे में रुक गया। 51 बार वो कह चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आज तक उसका जवाब नहीं दे सके, हिम्मत नहीं। विदेश मंत्रालय इसके बाद में क्या कहता है वो भी सुन लीजिए, कि विदेश मंत्रालय भी हिम्मत नहीं कर पाता है सीधे। वो क्या कहता है, जो उसने अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारा निरंतर प्राथमिकता रही है, हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। अब आप बताइए, तो इससे हम क्या करें? और जो आपने रसिया से तेल लिया उसका इस देश के उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हुआ, कोई भी आपने वो नहीं दिया। ट्रंप को जवाब कहां दिया? ट्रंप को तो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, ना नाम ले पा रहे हैं, ना अमेरिका का नाम ले पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं। तो अब आप समझ, तो राहुल जी सही कहते हैं, नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं,
इतना कमजोर कायर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सोच भी नहीं सकते थे। आज हमें वह देखना पड़ता है, क्योंकि ट्रंप से डरते हैं मोदी, तो उनके दावों पर जवाब नहीं दे पाते, उनका नाम नहीं ले पाते। यह है वजह। फिर इनके दूसरे आप देखिए, इनके यहां हो क्या रहा, इनके यहां असल में सिर्फ ड्रामे हो रहे। आदित्यनाथ जाते हैं बिहार चुनाव प्रचार करने, और वो दानापुर में एक प्रचार सभा में कहते हैं कि आदित्यनाथ जो कहते हैं कि राजद कांग्रेस केवल परिवार कल्याण। अच्छा, वो परिवार कल्याण कांग्रेस पार्टी ने वहां जिन राजेश राम को अध्यक्ष बनाया है वो कौन है? वो परिवारवादी नहीं है। शकील अहमद परिवारवादी नहीं है। उसके बाद में और तमाम सारे नेता हैं, वो परिवारवादी नहीं। राजद हो, सपा हो, या जो है पासवान की पार्टी हो, एलजेपी, या और कोई पार्टियां जितनी हो, हम हो, ये हो, वो हो, सारी परिवारवादी। तो साहब अब परिवारवाद देख लीजिए, भाजपा में तो ऊपर से लेके नीचे तक परिवारवाद है। इसका उदाहरण उसी बिहार में पटना की सीट से देख लीजिए। रविशंकर प्रसाद सांसद हैं, परिवारवाद से आए हैं। सम्राट चौधरी परिवारवाद से आए हैं। विजय सिन्हा परिवारवाद से आए हैं। ये भाजपा के मैं बता रहा हूं, और भी बहुत है, एक नहीं, चाहे जिसकी बात करें। फिर जब बात करेंगे जेडीयू की, तो जेडीयू में भी सब परिवारवादी लोग हैं। और फिर एलजेपी की बात करें तो एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी, वो तो सिर्फ परिवार के अलावा वो किसी को तो देती ही नहीं टिकट, एक आध पैसे वालों को दे देती है बस, और तो कोई नहीं। अब आ जाइए, आपके सहयोगी चाहे कुशवाहा हो, चाहे दूसरे और हो, सारे तो परिवार से ही हैं। तो फिर आप आरजेडी का ही परिवार है, बाकी वो, और कांग्रेस में तो है नहीं वहां कोई परिवार। कन्हैया जो है किसी परिवार से नहीं आते। तो जब यह सब चीजें सामने खड़ी हो, तो यह पता चलता है कि वास्तव में परिवारवादी कौन है। वो तो भाजपा है। भाजपा के सारे वहां के टॉप लीडर्स परिवारवादी ही हैं। तो ये बहरहाल, अब इसी में आप विलोम सुन लीजिए। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो कहती हैं जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया, वो बिहार क्या संभालेगा। मुझे लगता है आपको सुनाई देना चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा एक महिला जो है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती मुख्यमंत्री बोल रही। ये आपको मैं सुन, ये देखिए भाषा वही। अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे? अपना परिवार संभाल नहीं पाए। अब आप समझ लीजिए, तो अपना परिवार तो नरेंद्र मोदी ही नहीं संभाल पाए हैं, आदित्यनाथ ही नहीं संभाल पाए हैं। तो नरेंद्र मोदी नहीं संभाल पाए और आदित्यनाथ नहीं संभाल पाए, घूम रहे हैं इधर उधर धक्के खाते। तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं इनके। और इसके बाद ये परिवारों की बात करते हैं। सब परिवार क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसको लेके क्या होता है, हमारे धर्म में डिफाइन। जिस धर्म का चोला ओढ़ के राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके यहां कोई वैल्यू नहीं तो गाली देंगे। जैसे शामली से सांसद हैं इकरा हसन, और उनके बारे में जितने गंदी गंदी वाली भाषा, गंदे गंदे शब्द भाजपा के लोग बोल रहे हैं, भाजपा समर्थित लोग बोल रहे हैं, हिंदूवादी बोल रहे हैं कथित तौर पे, तो इससे यह समझ आता है कि उन्होंने किस तरीके से इस देश को एक कलुषित मानसिकता में डाल दिया है और बर्बाद कर दिया। बहरहाल इसी में अब एक आ जाता हूं, एक दलित परिवार की बात करता हूं। एक दलित परिवार में पैदा हुआ वाई पूरन कुमार आईपीएस बन जाता है। आईपीएस बन के वो हरियाणा कैडर में अपॉइंट होता है। यही उसको एक उसी के कैडर की
एक आईएएस अफसर मिल जाती जो पंजाब की होती है, अवनीत कौर, उससे वो शादी कर लेते हैं। उसका परिवार भी यहां पंजाब में दलित परिवार, और शादी करके वो रहते हैं, अच्छे से सब चल रहा होता है, आज तक कोई आरोप नहीं होता। अचानक कुछ महीने पहले उनके ऊपर तमाम तरह के हमले शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तमाम जो निर्देश आ रहे थे मुख्यमंत्री के यहां से, दूसरे दफ्तरों से, डीजीपी की तरफ से, वो नहीं मान रहे, सही कर रहे, तो साहब उनको बदनाम करने की साजिश रची जाती। उन्हें लगातार पिछले कई सालों से परेशान किया जा रहा था। अंत में वो परेशान होकर आत्महत्या कर देते हैं। मैं आत्महत्या को कोई अच्छा नहीं मानता हूं, उसे कायरता मानता, लेकिन इनकी आत्महत्या को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या। वो आत्महत्या कर लेते हैं, बताते हैं कैसे ये 1 दर्जन से अधिक अफसर हैं जिन्होंने कैसे कैसे करके उन्हें परेशान किया, किस तरह से कैसे वो काम करते हैं, कैसे जातिगत हमला करते हैं, क्या करते हैं, सब बताए। उनके मरने के बाद में पूरा बवाल खड़ा हुआ, पूरी हरियाणा सरकार भाजपा घिर गई, वो मर गए थे। डीजी राहुल गांधी आने का फैसला करते हैं तो डीजीपी को रातों रात फिर हटाया जाता है, उनकी मांग का एक चीज मानी जाती, लेकिन कोई और एक्शन नहीं होता। अब इसके बाद में 8 दिन बाद अचानक एक एएसआई संदीप लाठर रोहतक में आत्महत्या करता है। मर चुके होते हैं, और जब मर चुके होते हैं वो वाई पूरन कुमार, तो वो तो कोई नुकसान नहीं कर सकते। उनके बारे में वो कहता है वो बड़े भ्रष्ट है, ये है, उनकी पत्नी भ्रष्ट है, ये ना, उनकी पत्नी आईएएस है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। वो आईपीएस थे, निश्चित रूप से उनसे मतलब था, लेकिन वो भी रोहतक से हट चुके थे, पीटीसी में तैनात थे। जिस समय रिश्वत लेने की बात वो बताता है, उस समय वो उस पद पर ही नहीं थे। जहां रिश्वत की कोई बात हो, कोई पीटीसी में जाके तो रिश्वत देगा नहीं, और इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन इसी में वो उस आरोपी जिनके बारे में 8 दिन पहले अपनी सुसाइड नोट में लिख करके गए वाई पूरन कुमार, उस डीजीपी के बचाव में कहता है वो बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ये अच्छा है। वो भाजपा की प्रशंसा करता है, सरकार की प्रशंसा करता है। वो उस दागदार जो एसपी था बिजरिया, उसकी प्रशंसा करता है जो नफरत से भरा वो था, जो उस साजिश का हिस्सा था, और ये कथित तौर पे आत्महत्या कर लेता है। इमीडिएट मुख्यमंत्री उसके घर पहुंच जाते हैं, सब कुछ होता है, और जिस जगह आत्महत्या करता है वो जगह भी सुनसान में संदिग्ध जगह है, जहां वो वीडियो बनाता है वो भी संदिग्ध है। इसके बाद में वो जिस तरह की कहानी बताता है वो भी संदिग्ध है। अब सवाल यही है कि जो शख्स मर गया, उसके मरने के बाद वो आत्महत्या कर रहा है यदि 9वें दिन, तो क्यों उस पर तत्काल हरियाणा पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है? किस पर? उस आईपीएस पूरन कुमार जो मर चुके हैं, उनकी पत्नी अवनीत कौर पर, और उसके साले पर जो पंजाब में एमएलए है। उनका कोई हरियाणा के उससे कंसर्न नहीं था, और बीवी जो है वो अपना आईएएस है, उनका भी कोई लेना देना। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, अभियुक्त के कॉलम में भी वहां नहीं, वहां जो लिख के जाते हैं उसमें अभियुक्त के कॉलम में नाम नहीं। अब आप खेल समझ, यानी कितना शातिर गैंग है कि अचानक इस तरह से अपने बचाव के लिए एक एएसआई को मरवा डालता है। अब वो एसआई क्यों मरता है ये नहीं समझ में आता, क्योंकि उसको तो ना उत्पीड़ित किया गया, ना उससे कोई रिश्वत मांगी जा रही थी, ना कुछ है। वो ये कहता है मैंने लोकेशन ट्रेस की थी उसके गनमैन की। तो लोकेशन ट्रेस करना साइबर सेल का काम है, वो किसी की भी होगी करेगा, वो कोई जांच अधिकारी तो था नहीं। तो सबसे बड़ी चीज ये, जिसका उसमें कोई भूमिका नहीं थी, वो क्यों आत्महत्या कर रहा है और इस तरह से कर रहा है, और जो बातें लिख रहा है वो संदिग्ध है। अब आप
इस पूरे खेल को समझिए कि ये कितनी खतरनाक लॉबी है जो दलितों को खत्म कर देने के लिए क्या क्या नहीं करेगी, और दलित ही नहीं पूरे समाज को कैसे वो खत्म करती। तो यह आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कायर है, उसका गैंग भी कायर और झूठा है, और वो इसी तरह की साजिशें रचता है, लोगों को मरने पे मजबूर करता है। खुद हर कुकर्म करेंगे लेकिन आरोप दूसरे पे लगाएंगे। जी हां, यही चरित्र है बीजेपी आरएसएस का। आपने देख लिया केरला में किस तरह से अपने ही स्वयंसेवक का यौन शोषण 22 साल तक किया, 4 साल के बच्चा था तब से किया। यह इनका चाल चरित्र चेहरा।